गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों तक? हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो। ऑलराइट सर। ठीक है। तो आज हम लोग अभी जुलाई ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पिछले दो क्लासेस, दो या तीन क्लासेस में हम लोग जुलाई के करंट अफेयर्स देख रहे थे। उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे ना। बट पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जैसे इसका आंसर बताइए। रिसेंटली इंडिया वॉन 202 मेडल्स इन द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 बर्लिन। स्पेशल ओलंपिक्स 2025 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी 2023 के स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए हैं। तो अभी पूछो 2025 के कब होंगे, बताइए जरा। ये हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। हाँ जी। ये पिछली क्लासेस में क्वेश्चन कर चुके हैं। करेक्ट आंसर इज इटली। कहाँ पर होने वाले हैं सर? इटली में होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ये पिछली क्लास में ही करा था। कल की ही क्लास में किया था। रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म? What is the name of the India's artificial intelligence led language translation platform? What is the name of the India's artificial intelligence led language translation platform? भाषिनी, गर्गी, कावेरी या उत्कृष्ट, बताइए जरा। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज योर भाषिनी। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? भाषिनी। आई थिंक 43 तक डिस्कस हो गया था। ये नेशनल वाटरवे टू और हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 42 तक। नेशनल वाटरवे टू। ठीक है। ये जो आपका नेशनल वाटरवे टू कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पहुंच गए थे। इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 बताइए जरा। अकॉर्डिंग टू द recently released performance grading index for districts 2021 to 2022 by the Ministry of Education, how many states has attained the highest grade? ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग निकाली है। ठीक है। और उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करा है? ग्रेड किया है। ठीक है। ग्रेडिंग की है कि कहाँ पर एजुकेशन लेवल क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ग्रेडिंग लेवल ए बी सी, इस तरह से ग्रेडिंग करते हैं। इन्होंने अलग तरीका अपनाया जिसमें से हाईएस्ट ग्रेड को क्या बोल रहे हैं? दक्ष। ठीक है। हाईएस्ट ग्रेड को बोल रहे हैं दक्ष। लगाइए सर तुक्का।
हाँ, इसमें तुक्का क्या मतलब, कुछ ना कुछ को तो मिली होगी, है ना, ऐसा लगता है। तो ये इसका आंसर है नन, किसी को नहीं मिली। ये हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल है, ठीक है। जो टॉप ग्रेड है, टॉप ग्रेड जो 90% प्लस वाले ग्रेड को कहते हैं टॉप, यानी उसको नाम दिया गया दक्ष। उससे नीचे वाले को उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, 1 2 3, आकांक्षी, 1 2 3, ठीक है। तो जैसे सबसे टॉप ग्रेड थी वो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट है उसने क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल एजुकेशन की परफॉर्मेंस को एसेस किया, ठीक है। 10 ग्रेड्स में डिवाइड किया था, लेकिन जो टॉप ग्रेड है उसमें कोई पहुंच ही नहीं पाया। 90% प्लस वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो बाकी सब अभी देख लो, यही मामला चल रहा है। चलिए फिर इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने कवर किए हैं। 83 इंडिकेटर्स इसमें लिए गए हैं 6 कैटेगरीज के अंदर, कि बच्चों का आउटकम कैसा है, क्लासरूम ट्रांजैक्शन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी हैं, स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। स्कूल में सेफ्टी कैसी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था है, डिजिटल लर्निंग और गवर्नेंस प्रोसेस कैसा है, ये सारी चीज़ों को कुल मिला के नापा गया। तो टॉप 2 ग्रेड्स जो दक्ष एंड उत्कर्ष है, ऐसा नहीं सिर्फ दक्ष, उत्कर्ष में भी कोई नहीं आया, ठीक है। टॉप 2 जो ग्रेड्स हैं दक्ष और जो उसके बाद की थी उत्कर्ष, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। अति उत्तम में भी, ठीक है, डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले जो सर्वे थे उसमें अति उत्तम कैटेगरी में 121 थे। अभी जो नया सर्वे आया है उसमें जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो 121 से कितना पहुंच गए, 51। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगराइज्ड एज अति उत्तम डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 121 टू 51। और जो बाकी के टॉप 2 ग्रेड्स हैं दक्षिण उत्कर्ष, वहां तक तो कोई पहुंचा है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, recent who amongst the following will command the Indian Air Force contingent at the Bastille Day parade in Paris on July 14 2023। अभी देखिए 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे सेलिब्रेशन हुआ था फ्रांस में। उनके लिए बेस्टिल डे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, काफी जोर शोर से मनाते हैं। जैसे अपने यहाँ रिपब्लिक डे होता है, उनके यहाँ बेस्टिल डे इंपॉर्टेंट है। तो अभी उस टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहीं पर प्रेजेंट थे 14 जुलाई को। तो वहां पर एक परेड निकलती है, तो उस परेड में इंडियन फोर्स का जो कंटिजेंट है उसने भी परेड की थी इस बार। तो सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है उसकी परेड को किसने लीड किया था। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, या मोहना सिंह जितरवाल, या भावना कंत, या सिद्धू रेड्डी, बताइए सर। इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट को किसने लीड किया था। करेक्ट आंसर इज सी, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। मतलब सिर्फ आपने अग्नि चतुर्वेदी का नाम सुना है तो इसका मतलब ये नहीं, करेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। और भी स्क्वाड्रन लीडर है, तो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने उसको लीड किया था, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ये आपका बेस्टिल डे। देखो 1789 और 1799 ये 10 सालों के बीच फ्रांस में बहुत हलचल मच रही थी। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रखा था, ठीक है। तो उसमें काफी कुछ हुआ था। आपका उस टाइम के किंग थे, किंग लुईस 16, उनको हटाया गया, रिपब्लिक स्टैब्लिश की गई और कई सारे लोगों का एग्जीक्यूशन किया गया। तो बेस्टिल क्या था, बेस्टिल एक तरीके का वहां पर एक वो था, जेल था, ठीक है। तो जब लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पे उतरे तो जो लोग जेल में बंद थे उनको रिलीज करने की डिमांड करने लगे। लोग कहने लगे आपने इन्हें बिना वजह जेल में डाल रखा है, इनको रिलीज करो। तो पुलिस वाले मान नहीं रहे थे कि नहीं इतना आसान नहीं है, ये करना कर पड़ता, वो करना पड़ता। तो लोगों ने कहा नहीं बहुत आसान है, ताला लो, तोड़ दो, खुल जाता है, ठीक है। तो लोगों ने वहां की जो पुलिस फोर्स थी उसको ओवर पावर करके, ओवरकम करके उन्होंने क्या करा, जेल का ताला तोड़ दिया। जेल का ताला टूट गया और सारे कैदी आजाद हो गए, ठीक है। उसी दिन को फॉल ऑफ द बेस्टिल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल 14 जुलाई, ये कौन सा दिन था, 14 जुलाई का दिन था। तो वहां पर आपका इसी दिन को याद करते हुए बेस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है।
द क्राउड डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक्सेस टू द फोर्ट्रेस वेपन्स, द गवर्नर रिफ्यूज लीडिंग टू अ वायलेंट क्लैश। ठीक है, तो वहां के जो हथियार वगैरह थे वो भी जनता ने उठा लिया और बहुत हैवी लेवल पे वहां पर प्रोग्राम मचा था। ठीक है, आफ्टर आवर्स ऑफ फाइटिंग द फोर्ट्रेस फेल एज द पीपल ऑफ पेरिस ओवरहेम्ड इट्स डिफेंडर्स। ठीक है सर, तो इसीलिए वहां पर बेस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द डे एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उनके लिए एक तरीके का आज़ादी टाइप का दिन था, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है ये बेस्टिल डे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्कर टू विन अ गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? अभी देखो, एक गेम हुआ है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 आयरलैंड में, तो फर्स्ट इंडियन मेल आर्कर कौन है टू विन अ गोल्ड मेडल? किस कैटेगरी में? रिकर्व कैटेगरी में। बताइए सर। देखो, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी यूडीसी में ही उठा लो सर, यूडीसी में कितना था आपका? 5 क्वेश्चन सर स्पोर्ट्स से आया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं छोड़ दें, खासतौर से अगर किसी इवेंट में किसी इंडियन ने कोई गोल्ड मेडल जीता है तो वो मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो सर गोल्ड जीता है ना, फर्स्ट इंडियन मेल एक्टर, पहली बार कोई इंडियन है जिसने इसमें गोल्ड जीता है इन द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। इट वाज हेल्ड इन आयरलैंड। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज पार्थ सालुंखे। ठीक है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज पार्थ सालुंखे becomes first Indian to win youth world championship in recurve category। ठीक है सर, ध्यान रखिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं पार्थ? पार्थ बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। चलिए सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। Recently, who amongst the following will be honored with the Lokmanya Tilak National Award 2023? Who amongst the following will be honored with the Lokmanya Tilak National Award 2023? हाँ जी, बताइए जरा। बिल्कुल, मोदी जी ने जीता। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है इस बार का? इस बार का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये एक ट्रस्ट है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। ठीक है, 1983 से ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये उन लोगों को दिया जाता है जो देश के हित में काम करते हैं, देश को तरक्की कराने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये अवार्ड आपका अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है, राजीव गांधी जी को मिल नहीं, राजीव गांधी जी को आई थिंक नहीं मिला है। हाँ, आपका मनमोहन सिंह को मिला था, अभी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? जो देश के भले के लिए काम करता है। ठीक है, एवरी ईयर अगस्त 1 को ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, जो कि डेथ एनिवर्सरी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उन्हीं का टाइटल क्या था? लोकमान्य तिलक। उनको लोग लोकमान्य कहते थे। लोक मतलब जनता, मान्य मतलब मानने वाला। ठीक है, तो जनता के माने हुए लीडर थे, इसलिए उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, ये आपको देखेंगे। इंडिया में जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्ट की थी। काफी इंपॉर्टेंट रिमार्केबल मूवमेंट थी ये। ठीक है, और उनका एक स्लोगन था जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट कोट कर दिया जाता है, या फिर आपका डायरेक्ट एग्जाम में वो दे देंगे और पूछ लेंगे ये स्लोगन किसका है। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ये किसका स्लोगन है सर? ये बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं।
Recently, International Maritime Organization has announced to achieve net zero target by 2050. It is headquartered in which of the following cities? अभी आईओएम ने अनाउंस किया है टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2050। ये किस सिटी में हेडक्वार्टर्ड है बताइए जरा। हाँ जी, इंटरनेशनल मैरीटाइम। देखो ऐसे याद रखना, मैरीटाइम मतलब जो समंदर वाला इलाका है, ठीक है। तो समंदर पे आपको भी पता है सबसे पहले नेवी किसकी स्ट्रांग रही है? ब्रिटिशर्स की रही है। सबसे पहले समंदर पे काम किसने किया है? मैरीटाइम रूट्स पे सबसे पहले काम किसने किया है सर? ब्रिटिशर्स ने किया है। उससे पहले हम लोग आपका लैंड रूट के ही तरफ प्रेफर होते हैं। तो सी रूट को डेवलप एक्चुअल में किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। तो इसीलिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा सर? लंदन में होगा, ठीक है। तो इससे रिलेट करके ध्यान रखना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैरीटाइम, ठीक है। यहाँ पर आईएमओ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका पर्पस क्या है? इसका मेन रोल है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। जो भी शिपिंग इंडस्ट्री है ना, जो मतलब समंदर के जरिए, ठीक है, पानी के जरिए जो आपका पूरा लॉजिस्टिक्स काम कर रहा है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, उसका पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉज बनाना है, उसके लिए कौन काम करता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। 1948 में यूएन कन्वेंशन इन जेनेवा हुआ था, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? लंदन में, ठीक है। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस भी है। एक तो मार्पोल है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। एक सोलास है फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, और एक एसटीसीडब्ल्यू है ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। बाकी आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल यही बनेगा कि आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वहाँ आपको सिंपल बता देना लंदन। और काम क्या है सर इसका? तो जितना भी इंटरनेशनल शिपिंग होती है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाना, ये किसका काम है? आईएमओ, ठीक है। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इसके देख लो 174 मेंबर स्टेट्स, ये सब उस आईएमओ के रेगुलेशन को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। Recently, India's G20 presidency created a new Guinness World Record, the largest display of Lambani embroidery items, ठीक है। दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले किया गया था लंबानी एम्ब्रॉयडरी आइटम्स का। तो लंबानी एम्ब्रॉयडरी किस स्टेट से बिलोंग करती है? सीधा सवाल ये है। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। लंबानी एम्ब्रॉयडरी इज मेनली प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी क्रिएटेड अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सर कर्नाटका में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है? कर्नाटका की एम्ब्रॉयडरी है। इसको बंजारा एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से आपको मिरर्स भी दिखेंगे, शीशे लगे हुए,
आपका कलरफुल थ्रेड्स आप देख सकते हो, ये अलग 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 कलर्स के थ्रेड, अलग अलग तरीके के मिरर्स, इसमें ये सारा इसका कंपोनेंट होता है इस एम्ब्रॉयडरी का। तो ये बस मेन चीज ये ध्यान रखना, ये एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है, कर्नाटक की। 2010 में सर इसको जीआई टैग में मिला था। संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी इज रिकॉग्नाइज्ड विद अ जीआई टैग इन 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। According to the recently released Global Multi-Dimensional Poverty Index 2023, how many people in India have been lifted out of poverty between 2005 से 2019? मतलब ये 2005 से 2019 ये 14 years के एरा में कितने इंडियंस गरीबी से बाहर आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? बताइए सर। हाँ जी, नहीं पता है तो लगाइए। आउट ऑफ पॉवर्टी कितने बाहर आ गए हैं इस डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 415 मिलियन, ठीक है, 415 मिलियन पॉवर्टी से बाहर आ गए। लेकिन ये सिंपल देखो पॉवर्टी इंडेक्स नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है सर? ये मतलब गरीबी नापने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ आपकी पॉकेट देखेगा, ये सिर्फ आपकी पॉकेट नहीं देखेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपको गरीब बोल रहा है। ये आपकी एजुकेशन भी देखेगा, ये आपकी हेल्थ कंडीशन भी देखेगा। ओवरऑल ये आपको चेक करेगा कि जो एक मतलब एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए जो सर्विसेज इंसान को मिलनी चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ, क्या वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशन से ये पॉवर्टी को मेजर करता है। अगर आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हम फिर भी गरीबी कहलाएंगे। अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं हम फिर भी गरीबी कहलाएंगे, तभी हम ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा पैसा नहीं देखता है, ये हमारा हेल्थ भी देखता है, एजुकेशन भी देखता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखो तो ये 10 इंडिकेटर्स हैं। 10 में से आपका जो 2 इंडिकेटर है वो किसके हैं? हेल्थ के। कि ये देखता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी है आपकी कंडीशन देश में, मतलब जन्म लेते ही कितने बच्चे आपके देश में सरवाइव करते हैं। फिर न्यूट्रिशन कैसा है लोगों का, कि लोगों की डाइट कितनी मिल रही है लोगों को, क्या जितना एक मिनिमम उनको कैलोरीज इनटेक लेना चाहिए क्या उतना मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। एजुकेशन के भी 2 इंडिकेटर्स है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कितने साल आपने पढ़ाई की, ठीक है। या इससे पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ड्रॉप आउट है स्कूल का। स्कूल अटेंडेंस कितनी रही, कि मतलब अगर आपने एनरोलमेंट कराया स्कूल में तो आप स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं। तो ये 2 फैक्टर्स एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी ये जो 6 फैक्टर है, 2 हेल्थ के 2 एजुकेशन के, 6 फैक्टर आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। कि आपको कुकिंग फ्यूल की व्यवस्था है या नहीं, आपके देश में सैनिटेशन की व्यवस्था है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल रहा है या नहीं, घर आपको मिल रहा है या नहीं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की घर आपके पास सुविधा है या नहीं, और उसके अलावा आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। ये सारे ये टोटल 6 फैक्टर मिला के और ये दो टोटल 10 फैक्टर के बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर किया जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट पहली बार कौन लेके आया था? ये लेके आया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई इस तरह का कंसेप्ट लेके आया था। फिर इसको अडॉप्ट कर लिया यूएनडीपी ने। तो यूएनडीपी अब क्या करता है? ओपीएचआई के साथ मिलकर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करता है, ठीक है। इसी तर्ज पे हम लोगों ने एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ज्यादा अच्छा होना है खराब?
ये ज्यादा अच्छा होना ठीक है ना, अगर आपके पास ये जितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली डेटा बनाना शुरू कर दिया। तो 2010 में पहली रिपोर्ट आएगी ओपीएचआई की। फिर इसके अलावा अगर हम और डेटा की बात करें तो ग्लोबल एमपीआई वैल्यू में जो पॉवर्टी रिडक्शन देखें तो 25 countries including India successfully halved their global MPI value। मतलब जो हमारा पॉवर्टी इंडेक्स है, अगर पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू है उसको हमें कम करना है। ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू बता रही कितनी ज्यादा आपके देश में पॉवर्टी है, तो करीब करीब पिछले 15 सालों में आधा कर दिया है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज में, और अगर बाकी 25 कंट्रीज को भी लें तो इंडिया ने भी अपनी जो पॉवर्टी इंडेक्स करीब करीब आधा कर लिया, यानी प्रोग्रेस चल रही है देश में। और कौन कौन से कंट्रीज ने आधा कर लिया है? कंबोडिया है, चाइना है, कोंगो है, होंडुरास है, इंडोनेशिया है, मोरक्को है, सर्बिया है, वियतनाम है एंड इंडिया। ठीक है, तो अगर हम लोग 2005 से 19 ये 15 इयर्स के डेटा की बात करें करीब करीब, तो 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी हमने निकाल दी। ठीक है, ये कौन कह रहा है? यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, यूएनडीपी और ओपीएचआई, यूएनडीपी और ओपीएचआई की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं था उनकी संख्या 52% से घट के 13.9% आ गई है। जिनके पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था उनकी संख्या घट के 50 to 11% आ गई है। और आप अगर नोटिस करो तो अभी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चला रही है तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं इंडिकेटर्स को ही रिफॉर्म करने के लिए चलाए जा रहे हैं। जैसे कुकिंग फ्यूल के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई सरकार ने, जिससे लोगों तक जिनके पास कुकिंग फ्यूल की व्यवस्था नहीं है कुकिंग फ्यूल दिया जा सके। सैनिटेशन के लिए आपको पता है ना, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको पता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री हर घर जल से नल योजना चल रही है। हाउसिंग के लिए आवास योजना चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी स्कीम्स चल रही हैं। हमारा सरकार जनधन योजना अकाउंट बनवा रही है जिसमें हम अपना पैसा इकट्ठा कर सकें। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स सरकार इसीलिए चला रही है ताकि हमारे देश की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं। ट्वेंटी 23 रिलीज के हिसाब से बताएं, पूरी दुनिया में आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल, यानी अगर पूरी दुनिया की आबादी की बात की जाए तो करीब करीब 6.1 बिलियन है। उसमें से अभी भी 1.1 बिलियन लोग यानी करीब करीब 18% लोग दे लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 110 कंट्रीज। ठीक है, और कुछ कंट्रीज अगर हम बात करें जैसे कि सब सहारन अफ्रीका हो गया और साउथ एशिया हो गया, तो वहां मतलब आउट ऑफ एवरी 6 5 लोग पुअर हैं, 5 6 हर 6 में से 5 लोग वहां पर पुअर हैं। ठीक है, और जो 2/3 ऑफ ऑल द पुअर पीपल, ठीक है, जितने भी पुअर पीपल हैं, जैसे 1.1 बिलियन को पुअर बोला गया है, तो इसमें से जो 730 मिलियन पीपल हैं ये कहाँ रहते हैं? मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा से, ये कुछ फैक्ट थे जो आपका किसने रिलीज करा? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने रिलीज करा। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेंशन्ड है जो सरकार ने उठाए हैं हमारे देश में वही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे मनरेगा योजना है, ये किस लिए? वो एसेट वाला सेक्शन सुधारने के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये क्या है? रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये रूरल एरिया की लाइफ सुधारने के लिए, ये भी एक तरीके से इनकम इंप्रूवमेंट के लिए। ये कल हम लोगों ने रूरल लाइवलीहुड मिशन पढ़ा भी था। ठीक है, ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना, जनधन योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस की अलग स्कीम्स है, किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो ये स्कीम कुल मिला के इन्हीं सारे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को ही इम्प्रूव करने के लिए चलाई जा रही। ठीक है सर। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और हम लोगों ने बात करी कि ग्लोबल लेवल पे क्या सिचुएशन है, और हम लोगों ने बात करी कि भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है सर। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे, इसे रिलीज कौन करता है? एक तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। अच्छा, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बताइए जरा। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, देखो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के हेडक्वार्टर पूछते रहता है, तो यूएनडीपी का बताइए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर सर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए। ठीक है, अमेरिका में सर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसको ध्यान रखिए। ब्राजील नहीं है सर, न्यूयॉर्क है। ठीक है, अमेरिका है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, अमेरिका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी सर, प्रधानमंत्री जी के पास तो मेडल्स की बाहर लग रही है। तभी मोदी जी को एक और अवार्ड मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किस कंट्री ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर? Recently, Prime Minister Shri Narendra Modi has been conferred with the Grand Cross of the Legion of Honor by which of the following countries? France, Germany, UAE या फिर यूके? हाँ जी, ये अवार्ड किसने दिया है सर? मोदी जी को फ्रांस ने दिया है। ठीक है, इस टाइम फ्रांस के हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, इसलिए फ्रांस ने भी ये अवार्ड किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया। ठीक है, फ्रांस के रिलेटेड दो चार बातें ध्यान रखना। पहली तो कैपिटल ध्यान रख लेना, है ना, पेरिस है। फिर फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज माउंटेन है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन से माउंटेन है? पिरेनीज माउंटेन। इनका नाम ध्यान रखना, ये पूछ लेता है। ये बॉर्डर क्रिएट करते हैं बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। उसके अलावा एक वॉस्जेस माउंटेन भी आपको देखने को मिलेंगे, ये वॉस्जेस माउंटेन। ठीक है, ये राइन रिवर है। राइन रिवर इधर जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों को इधर सेपरेट कर रही है राइन रिवर। तो इसके राइन रिवर के इधर लेफ्ट साइड में, ये वेस्ट साइड में अगर आप देखोगे तो कौन से माउंटेन है? वॉस्जेस माउंटेन। हाँ जी, पानी है मेरे पास, थैंक यू। वो खांसी वो जाती नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो वॉस्जेस माउंटेन इज रिलेटेड विद द ब्लॉक माउंटेन। ये एक टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर वर्ल्ड मैप में कभी कुछ पूछा तो वॉस्जेस माउंटेन पूछ सकता है ना, या फिर आपका पिरेनीज पूछ सकता है। ये दोनों लोकेशन कहाँ पर है आपका? फ्रांस में। चलो, फ्रांस और यूके को कौन सेपरेट कर रहा है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस और स्पेन को कौन सेपरेट कर रहा है? पिरेनीज। और राइन रिवर इज अ बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो मैप देखना सीखिए, मैप को ऑब्जर्व करा करिए, बहुत सी चीजें आपको क्लैरिटी मिलेगी। Moving to the next question, question number 51. Recently, which of the following state governments has signed a MOU with the Union Ministry of Textiles to set up a PM Mitra textile park in Navsari district? देखो, PM Mitra जो पार्क्स हैं उनके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। अभी किसी एक स्टेट ने यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ एमओयू साइन करा है एक पीएम मित्रा पार्क स्टैब्लिश करने के लिए। बताइए सर, कौन सा पार्क?
यहाँ पर ये तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? गुजरात है सर इसका आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? गुजरात। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने एमओयू साइन करा। पीएम मित्रा स्कीम इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में अगर पीएम मित्रा स्कीम आएगा तो सीधा सवाल आएगा किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड। हर स्कीम को किसी ना किसी एक चीज से रिलेटेड सिलेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद उसकी डिटेल पढ़ो। बस पहले तो चीज ये ध्यान रखना, पीएम मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। पर्पस क्या है कि जो भी पीएम मित्रा के साथ जुड़ेंगे, एक पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा, उस पार्क में टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उसका प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसका पैकेजिंग से रिलेटेड, उसका लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, टेक्सटाइल के प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज इस पार्क में स्टैब्लिश की जाएंगी। पर्पस क्या है? इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ाना। वैसे तो टेक्सटाइल इंडिया का मतलब दुनिया भर में माना हुआ टेक्सटाइल है, हम टॉप लीडिंग एक्सपोर्टर्स में भी रहते हैं टेक्सटाइल के, लेकिन अभी सरकार चाह रही है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पीएम मित्रा पार्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 स्पोर्ट्स का है। मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी वाली विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। हाँ जी सर, खाता खोल देने वाला सवाल है ये आप उनके लिए। बताइए, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? हाँ जी, तो मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो ये भैया ऑर्गेनाइज होगी आपका चेन्नई में। ठीक है, ये हो भी चुका है, ये 3 अगस्त को ऑर्गेनाइज हुआ था, 11 अगस्त को कंक्लूड हुआ। ठीक है, राधा कृष्णन स्टेडियम ऑफ चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following world sports organization has declared that men's and women's teams competing in international events will receive equal prize money? देखो, एक जेंडर पे गैप पूरी दुनिया की समस्या है। जेंडर पे गैप पूरी दुनिया की समस्या है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फिक्स किया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो टीम्स हैं उनकी जो सैलरी है, मेल हो या फीमेल हो, मेन हो या वीमेन हो, उनको क्या करा जाएगा? बराबर करा जाएगा। उनकी जो प्राइस मनी है उसको क्या करा जाएगा? इक्वल करा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, ये किसका काम है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी ये अनाउंस करा है कि जो मेन एंड विमेन की जो आपका प्राइज मनी है उसे क्या करा जाएगा? बराबर करा जाएगा। आईसीसी ये आपका क्रिकेट की इंटरनेशनल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना सर कहाँ पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? दुबई में। ठीक है, आईसीसी के हेडक्वार्टर को लेके लोगों को कभी कभी डाउट हो जाता है, उन्हें लगता है कि जहाँ की टीम अच्छी होगी उन्हीं में से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्हीं में से कहीं होगा हेडक्वार्टर, लेकिन आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इन सबसे बिल्कुल अलग, दुबई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रिगार्डिंग हेडक्वार्टर, अगर पूछेगा तो आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 54, which of the following Indian companies has collaborated with Niti Aayog's Atal Innovation Mission to launch India's first ever Atal Tinkering Lab based on the PPP model? देखो, अटल मिशन लैब, अटल इनोवेशन मिशन, ये हम लोग आज पहली बार नहीं इसका नाम सुना है।
ठीक है, बीसीसीआई मुंबई में मिल जाएगा आपको। ये अटल इनोवेशन मिशन का नाम हम लोगों ने पहली बार नहीं सुना है, ये मिशन आपका बहुत सालों से चल रहा है, इसको मैं कई बार करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर कोई पुराना स्टूडेंट होगा जैसे उपांग जी है ना, तो आप लोग जान रहे होंगे इसको, तो हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं, है ना। तो अभी इसी मिशन के तहत ये कुछ इनोवेटिव लैब्स बना रहे हैं जिन्हें अटल टिंकरिंग लैब कह रहे हैं, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब कह रहे हैं। तो वो अटल टिंकरिंग लैब, इंडिया की पहली अटल टिंकरिंग लैब आपका स्टैब्लिश हो रही है या कह लो लॉन्च हो रही है। तो वो कौन सी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में हो रही है? तो ये लॉन्च हो रही है सर ओप्पो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिशन किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं चल रहा है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आ गया, तीन मिनिस्ट्री दे देगा, एक ऑप्शन नीति आयोग का होगा, आप किसको टिक करेंगे? नीति आयोग का, ठीक है। ये नीति आयोग का मिशन है। इसका पर्पस ये है कंट्री में इनोवेशन को प्रमोट करना है और ऑन्टरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, ठीक है। दो इसके मेन पर्पस है। तो उसी के लिए ये कुछ लैब्स बना रहे हैं जिन्हें कह रहे हैं अटल टिंकरिंग लैब्स। यहाँ पर क्या होगा, स्कूल डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बच्चे लाके बैठा ले जाएंगे और उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उनको कुछ टास्क वगैरह दे दिए जाएंगे, ये एक एम्बियंस दिया जाएगा जहां पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप किया जाएगा, ठीक है। दीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, मतलब वहां बच्चे आएंगे, ठीक है, उनको एटीट्यूड ऐसा डेवलप किया जाएगा कि उनको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उनको उनको रिजॉल्व करना, वो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो पर्पस ये है कि जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, नए नए आइडियाज की फोकस करोगे, तभी तो आप इनोवेशन को प्रमोट कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो इनोवेशन के लिए तो अटल टिंकरिंग लैब हो गया, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर्स है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स यहाँ पर फोस्टर किए जाएंगे। न्यू इंडिया चैलेंजेस भी होंगे। मेंटर इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बनाया जा रहा है इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। एक ये जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, उस एमएसएमई में भी इनोवेशन के लिए अराइज को लाया जा रहा है, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स है अटल इनोवेशन मिशन के, ठीक है सर। तो इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए सर, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। हाँ जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो काइंडली गिव मी थम्स अप। कोई डाउट होने से डाउट पूछिए। बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी बाकी लोग फिर इसका आंसर बताइए। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो? प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। एस उन्नी कृष्णन नायर, आदित्य भूषण, विनोद मानकरा, विजय दर्दा। ये किताब किसने लिखी? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो? बताइए सर। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज विनोद मनकारा, ठीक है। ये फिल्म मेकर राइटर भी हैं विनोद मनकारा, उनकी किताब है। ये किसने लॉन्च करी? आपका जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी। कहाँ पर लॉन्च की गई थी? स्पेस धवन, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो किताब है ये बेसिकली इनोवेशन, ये साइंस की बात करती है, ठीक है। दुनिया भर में जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस से रिलेटेड, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उससे पहले क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप्स एस्ट्रोनॉमी में यूज किए गए, स्पेस टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज की गई, तो उनसे रिलेटेड एक कंपाइलेशन है, ठीक है। उनसे रिलेटेड एक कंपाइलेशन है, मतलब हम लोग जो जो काम कर चुके हैं स्पेस एस्ट्रोनॉमी में रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हम जो जो काम कर चुके हैं, जो जो मिशन हम कर चुके हैं, जो जो इक्विपमेंट्स हमने यूज किए, जो जो टेक्नोलॉजीज हमने यूज की, तो उन सबका एक कंपाइलेशन है ये किताब, ठीक है। तो द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, इसको किसने लिखा है? विनोद मनकारा, ठीक है। चलिए, तो आज फिर इतना ही रखेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन पे ध्यान दें। अगर आप लोग ये भी सितंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो अब बस एग्जाम करीब आ गया है, तो अब आप किस पे फोकस करेंगे सर? रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, पीडीएफ के लिए जो लिंक है मैं उस लिंक में ये पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो लगभग डल गए हैं सारे, बट अभी कंटेंट ऐड ऑन करना बाकी है, बट पीडीएफ तो मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642। वैसे तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दी गई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां से नहीं मिल रहा है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। वहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।